जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का था। गाने की ये लाइंस फिट बैठती थी ऋचा पर। सचमुच सांवली सूरत मोहिनी मूरत। ऋचा जितनी सांवली थी उतनी ही अट्रैक्टिव भी। बोलती तो आवाज से शहद टपकता। हर काम को इतनी सलीके से करती थी कि हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थकता। वो इतनी परफेक्ट थी कि उसका सांवला रंग किसी को नजर ही नहीं आता था। किस्मत की भी धनी थी, क्योंकि जिस घर में उसने जन्म लिया था उनकी करोड़ों की संपत्ति थी, जिसकी वो अकेले वारिस थी। इंदौर शहर की जानी मानी हस्ती थी उसके माता पिता, जिनकी जान ऋचा में बसती थी। ऋचा के माता पिता ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़का ढूंढ लिया था। वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे और राजस्थान में रहते थे। ऋचा के मम्मी पापा का मानना था कि अगर अपने से लोअर क्लास पर हैंडसम लड़के से अपनी बेटी की शादी करेंगे तो वो लोग हमेशा दब कर रहेंगे और हमारी बेटी को सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। उसका सांवला रंग उसकी खुशियों में कभी आड़े नहीं आएगा। फिलहाल वो दिन आ जाता है जिस दिन ऋचा की शादी अरविंद से होती है। शहर के जाने माने लोग शादी में शरीक होते हैं। सभी दूल्हे की तारीफ करते हैं, पर अगर लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए तो लड़के वाले लड़की वालों के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे थे। शादी संपन्न होती है। ऋचा अपने ससुराल पहुंचती है, पर वहाँ का माहौल उसे बहुत अजीब लगता। सास ससुर व रिश्तेदार तो उसे बड़ा लाड़ प्यार व इज्जत बख्शते, पर जिसके प्यार के भरोसे वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई थी वही कहीं नादारत था। 2 दिन बाद आज अरविंद ऋचा से रूबरू होता है। ऋचा उससे पूछ बैठती है, 2 दिन कहाँ थे आप? मैं तो बोर हो गई, आपका बेसब्री से इंतजार करती रही। अरविंद उसकी तरफ मुखातिब होता है और बेरुखी से बोलता है कि क्यों, घर में और लोग मर गए थे क्या जो तुम बोर हो रही थी? और वो नौकरानी जिसे तुम दहेज में लाई उसका क्या? उसे क्या घर में सजाने के लिए लाई हो? बोर हो रही थी तो उससे मुजरा करा लिया होता। मैंने क्या तुम्हारे मनोरंजन का ठेका ले रखा है? ऋचा पहले तो सकपका जाती है, फिर हिम्मत कर अरविंद से बोलती है कि ये कैसे बात करें आप? आपसे मेरी शादी हुई है और आप 2 दिन तक घर पर आए ही नहीं। हमने तो अभी ठीक से एक दूसरे को देखा भी नहीं। मुझे आपका टाइम चाहिए, इसलिए मैंने पूछ लिया था। इसमें इतना नाराज होने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अरविंद उसकी बात बीच में काट कर बोलता है, ऐसा है, हमारे घर का रिवाज है कि शादी होकर बहुएं जब आती हैं तो मुंह बनकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। पति के जीवन में टांग नहीं अड़ाती। अगर नहीं समझ आता तो माँ से पूछ लेना, समझी? ये कहकर बाहर निकल जाता है। ऋचा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन आंखों में उसके माता पिता ने एक भी आंसू नहीं आने दिया था। शादी के 2 दिन बाद ही उसके आंखों में आंसू का सैलाब आ जाता है। वह अपने दिल को समझाती है कि शायद उसका सांवला रंग उसके पति को पसंद नहीं, इसीलिए मुझसे नाराज है। वो तो इतने खूबसूरत हैं, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं उनका दिल जरूर जीत लूंगी। और फिर इसी उम्मीद में वो फिर मुस्कुराने लगती है। जैसे तैसे इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं, पर उसके पति अरविंद का रवैया ऋचा के प्रति और भी खिन्न होता जाता है। उसके सास ससुर उसे समझाते हैं कि उनका बेटा थोड़े गुस्से वाला है, पर एक दिन जरूर उसका दिल पिघल जाएगा। एक दिन दोपहर का वक्त था। ऋचा अपने कमरे से पानी लेने के लिए किचन में पहुंचती है। तभी किचन से लगे कमरे से आती आवाज पर ध्यान देती है तो अरविंद और उसकी सासू माँ की आवाज होती है। अरविंद अपनी माँ से गुस्से में कह रहा था कि माँ, मुझे कब इस कलूटी से छुटकारा मिलेगा? माँ कहती है, बस बेटा थोड़ी दिन और एक्टिंग करते रहना, बस और चीजें हमारे हाथ आ जाएं, फिर तुझे छुटकारा दिला दूंगी इस बदसूरत लड़की से। ये सब सुनते ही ऋचा के होश तो फाख्ता हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वो धीरे से वहाँ से निकल जाती है। फिर उसे समझ आता है कि ये शादी सिर्फ पैसे के लालच में की गई थी। अब पैसा हथियाकर मुझे वापस मेरे घर पटक आना चाहते हैं। कहीं मैं अपने मम्मी पापा को सब बता ना दूँ, इसीलिए मेरा फ़ोन भी इन लोगों ने जब्त कर लिया है। बस 2 बार बात कराई थी, वो भी अपने सामने। अब तो मैं घर पहुंचकर ही इन लालचियों की बात अपने मम्मी पापा को बता पाऊंगी। 15 दिन हो चुके थे, इसलिए आज उसके मायके से उसके मम्मी पापा उसे लेने के लिए आ रहे थे। रस्म के अनुसार उन्हें 4 दिन बाद ही आना था, पर उस समय शुभ मुहूर्त ना होने के कारण 15 दिन बाद लेने आ रहे थे। ऋचा सुबह से ही बहुत खुश थी। उसने बहुत सी तैयारियां कर ली थी।
उसने और उसके साथ आई नौकरानी सुरेखा ने अपने हाथों से ना जाने कितनी डिशेस तैयार की थी। आज सुरेखा का बर्थडे भी था, इस वजह से भी ऋचा ने उसके लिए केक वगैरह बनाया था। ये सब उसके सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि केक बनाया है वो भी नौकरानी के लिए। खैर, इंतज़ार में दिन बीत गया था और शाम से रात हो गई थी। रात में पता चलता है कि आज ऋचा के मम्मी पापा नहीं आ पा रहे हैं और वो अब कल सुबह आएंगे। ऋचा और सुरेखा मायूस हो जाते हैं। घर के सभी ने खाना खा लिया था और सोने चले गए थे। वहाँ 8 बजे खाना खाकर सब सोने चले जाते थे। ऋचा सुरेखा को अपने कमरे में बुलाती है और उससे बोलती है कि चल अब हम दोनों ही बर्थडे एंजॉय करते हैं। तो सुरेखा बोलती है पर अभी तो अरविंद भैया आ जाएंगे। तो ऋचा ने उसे अपने अंदर चल रहे तूफान को उसके सामने बयां कर दिया। उसने बताया कि अरविंद 15 दिन में शायद 2 या 3 बार ही कमरे में आए थे, वो भी अपना सामान लेने। मुश्किल से 10-15 मिनट में अपना सामान उठाकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सुरेखा को बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी बात आज तक ऋचा दीदी ने मुझे पता ही नहीं चलने दी। वे इसी सोच में डूबी थी कि ऋचा की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। वो एक्साइट होकर सुरेखा से कहती है कि पता है मैंने तेरे लिए मम्मी से नई ड्रेस मंगाई थी, पर अब तो वो लोग आ नहीं सके तो तेरी ड्रेस भी रह गई, तो तू मेरी कोई नई ड्रेस पहन ले। उसने अपनी अलमारी से अपनी एक खूबसूरत सा सूट निकाल कर उसको पहना देती है। ये सूट उसकी मम्मी ने उसके लिए मंगाया था, जिसका कलर ऋचा को बहुत पसंद आया था, और उसे एक सोने का कड़ा भी देती है, वो भी उसकी मम्मी ही उसके लिए लाई थी। सुरेखा मना करती है पर ऋचा मानती नहीं, उसे जबरदस्ती ये चीजें प्रेजेंट कर देती है। तभी अपना गिफ्ट लेकर सुरेखा थोड़ी सोच में पड़ जाती है और ऋचा से कहती है कि दीदी कभी से कहना चाह रही थी कि आपके कमरे में थोड़ी अजीब सी गंध आ रही है। ऋचा थोड़ी देर आने वाली महक पर ध्यान देती है पर उसे समझ नहीं आता। दरअसल नई जगह पर आने की वजह से दोनों को तगड़ा जुकाम हो गया था, जिसकी वजह से किस चीज की महक आ रही है ये दोनों को समझ ही नहीं आया। फिर ऋचा सुरेखा को तैयार होने को बोलती है और उससे कहती है कि जब तक तुम रेडी हो रही हो मैं बाहर गार्डन से थोड़े फूल चुन लाती हूँ। कहकर वो बाहर निकल जाती है। बाहर अंधेरा रहता है, हल्की रोशनी में ही बस वो सोचती है कि चलो कितना ही टाइम लगेगा, फटाफट फूल तोड़ लेती हूँ। तभी अचानक उसके सर के बाल किसी कांटेदार पेड़ में फंस जाते हैं। जैसे तैसे वो अपने को निकाल पाती है और फूल तोड़कर जैसे कमरे के पास पहुंचती है कि अरविंद के साथ 2 लोगों को आपस में बात करते सुनती है। पेट्रोल अच्छे से फैला दिया था ना, अब देर किस बात की, लगा दो आग। ऋचा को ये सुनकर जैसे सांप सूंघ जाता है, वो अंदर तक डर जाती है। जब तक कि उसमें चेतना आती उससे पहले पूरा कमरा आग की चपेट में आ जाता है। वो अपनी चीख को अपने हाथों से मुंह को भींचकर अंदर ही घुट जाने देती है। बाहर हल्की ठंड थी, फिर भी उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ रहता है। उसे समझ आता है कि अब यहाँ उसकी जान को खतरा है। मुंह को पल्लू से ढककर वो पूरी ताकत से वहाँ से भागती है और 5 किलोमीटर लगातार दौड़ते हुए सीधे हाईवे पर पहुँचती है। वहाँ से एक ट्रक गुजरता है, वो हाथ का इशारा करती है। ट्रक ड्राइवर ट्रक रोकता है और वो ध्यान से ऋचा को देखता है जो बदहवास सी मदद की गुहार लगा रही थी। वो पंजाबी रहता है, बोलता है कि की बात है कुड़ी, क्यों भागती जा रही है आधी रात में। ऋचा बोलती है सरदार जी मुझे बचा लो, मेरी जान खतरे में है, कुछ लोग मुझे मारने के लिए इधर ही आ रहे हैं। सरदार जी फटाफट ऋचा को ट्रक में बिठाते हैं और स्पीड में ट्रक को सड़क पर दौड़ा लेते हैं। ऋचा बहुत हाँफ रही थी। आधे घंटे तक ऋचा कुछ भी नहीं बोलती और ना ही सरदार जी उससे कुछ पूछते हैं। फिर आधे घंटे बाद वो रोना शुरू करती है, फूट फूट कर आधे घंटे तक रोती है। सरदार जी उसे ये सोचकर रोने देते हैं कि उसके अंदर भरा सैलाब निकल जाए। फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल होती है तो सरदार जी बस इतना पूछते हैं कि बेटा तुझे जाना कित्थे है। वह धीरे से जवाब देती है इंदौर। सरदार जी बोलते हैं अरे वाह, मैं भी एमपी में ही भोपाल जा रहा हूँ, तुझे रास्ते में तेरे घर छोड़ दूंगा। वो लोग अभी रास्ते में ही थे कि सरदार जी के पास फ़ोन आ जाते हैं कि ट्रक में लोडेड सामान को जल्द से जल्द पहुँचाना है। सरदार जी बोलते हैं कि ओए पुत्र, अगर तू मेरे दोस्त के यहाँ एक दिन रुक जा तो मैं मालिक का सामान उसके यहाँ पहुँचा कर तुझे तेरे घर ज़रूर पहुँचा दूंगा।
वो लोग बहुत शरीफ और अच्छे हैं। ऋचा मान जाती है। वो सरदार जी के एक दोस्त के यहाँ रुक जाती है। सरदार जी को लौटने में 2 दिन लग जाते हैं। ये 2 दिन ऋचा के लिए अब तक के सबसे लंबे दिन लगे थे। खैर, सरदार जी दोस्त की कार लेकर ऋचा के साथ इंदौर पहुंचते हैं। ऋचा के घर के सामने भीड़ लगी होती है। सरदार जी ऋचा को कार में ही बैठने को बोलकर पहले खुद जाकर हाल पता कर आने को बोलते हैं। ऋचा अपना चेहरा ढके रहती है जिससे कोई पहचान ना पाए। सरदार जी जब गेट पर पहुंचते हैं और वहां खड़े लोगों से पूछते हैं तो पता लगता है कि ऋचा के पापा को अपनी बेटी की बॉडी देखकर हार्ट अटैक आ गया है और वो हॉस्पिटल में है। माँ को सदमा लग गया है। वो एकटक शून्य में देखे जा रही हैं। ना कुछ बोलती हैं ना ही रोती हैं। दोनों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। वहाँ खड़े लोगों से ये बात भी पता लगती है कि उन लोगों ने सुरेखा को ही ऋचा समझ लिया था। सुरेखा के हाथ में पड़े कंगन से जो ऋचा ने उसे प्रेजेंट किया था देखकर प्रूफ हो जाता है कि वो ही ऋचा है और सुरेखा का कहीं अता पता नहीं है। सरदार जी वापस आकर ऋचा को सारी बात बताते हैं। ऋचा दबी आवाज में फूट फूट कर रोती है। सरदार जी उसे समझाते हैं कि अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने सारे हालात को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर वो लोग तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हिम्मत से काम ले बेटा। चल वापस चलते हैं और आगे क्या करना है समझदारी से उसका प्लान करते हैं। ऋचा को लेकर सरदार जी वापस अपने उसी दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं जहाँ 2 दिन ऋचा रुक कर गई थी। वहाँ पहुंचकर सरदार जी और उनके दोस्त एक औरत और आदमी को तैयार करते हैं और उनको लेकर ऋचा के घर पहुंचते हैं। बात करके आदमी और औरत की नौकरी वहीं लग जाती है। उन्हें ट्रेन करके भेजा जाता है कि उधर की सारी न्यूज़ भेजते रहना। अरविंद और उसकी फैमिली यहीं आकर रहने लगते हैं जिससे कोई बाहरी ना आने पाए। वो लोग किसी भी रिश्तेदार को फटकने भी नहीं देते। एक दिन सरदार जी चुपके से ऋचा को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके पिता को दिखा लाते हैं। पिता आईसीयू में रहते हैं। 2 दिन बाद पता चलता है कि पिता को पैरालाइज अटैक बढ़ गया है। किसी तरह ऋचा खुद को रोक कर रखती है, पर अगले 2 दिन बाद वो जिद करके सरदार जी के साथ अपने पापा को मिलने चली जाती है और अकेले में उनको एक चिट्ठी पकड़ाती है जिसमें उसने शॉर्टकट में अपनी बात लिख दी थी। पापा वो लेटर पढ़ने लगते हैं पर वो कुछ नहीं बोल पाते, ना ही ठीक से चल ही पाते। ऋचा मौका पाकर अपने फेस से कपड़ा हटाकर अपना फेस दिखाती है। पिता की आंखों में चमक आ जाती है और आंखों में भर भर के आंसू, जिन्हें ऋचा अपने हाथों से पोंछती है और पिता को चुप रहने का इशारा करके फिर आने का वचन देकर चली जाती है। ऋचा और सरदार जी प्लान करते हैं कि किस तरह माँ तक पहुंचा जाए। तो आइडिया ये आता है कि जो औरत वहाँ काम कर रही होती है उसे हटाकर चेहरे को ढक कर वो माँ के पास पहुंचती है। माँ को भी मौका देकर चेहरा दिखाती है तो माँ लगभग चीख ही पड़ती है। ऋचा ने माँ के मुंह पर तेजी से हाथ रख दिया कि उसकी चीख सुनकर कोई अंदर ना आ जाए। माँ बोलती है कि बेटा तू जिंदा है? तो ऋचा बताती है कि हाँ माँ, मुझे मारने की कोशिश की गई थी जिसमें सुरेखा की जान चली गई। माँ मैं यही बताने आई हूँ, अभी चलती हूँ वरना कोई देख लेगा। आप किसी को भी आभास मत होने देना कि मैं जिंदा हूँ और आपसे मिलने आई हूँ। मौका मिलते ही मैं फिर आऊँगी। वो वहाँ से चली जाती है। अब सरदार जी के दोस्त और ऋचा प्लान करते हैं कि कैसे इन लोगों को सजा दिलाई जाए। अगले दिन शाम की बात है। अरविंद कहीं बाहर गया था। उसी समय मौका देकर सरदार जी ऋचा के घर पहुंचते हैं और उसके मम्मी पापा को बताते हैं कि अरविंद का पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया है। उसने हमें यहाँ का एड्रेस बताया है। उसे लोगों ने हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। जल्दी चलिए। उसके मम्मी पापा बदहवास से उसके साथ चल देते हैं। आगे पहुंचकर सुनसान जगह पर एक घर होता है। सरदार जी बहाने से उसी घर में अरविंद के माता पिता को ले जाते हैं और उनका फोन वगैरह कब्जे में लेकर उन्हें वहीं बंद कर देते हैं। फिर पहुंचते हैं अरविंद के पास। उससे भी माता पिता का एक्सीडेंट का बहाना बनाकर उसी घर के टॉप फ्लोर पर उसे भी बंद कर देते हैं। 24 घंटे भूखे प्यासे रखने के बाद कुछ गुंडे बुलाकर उन सब की अच्छे से पिटाई करवाई जाती है। फिर जब वो तीनों गुनाह कबूल कर लेते हैं तो वीडियो बनाकर उनसे कन्फेशन कराकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। 24 आवर्स के अंदर वीडियो ज़बरदस्त वायरल होती है।
एफआईआर दर्ज होती है और उन्हें हत्या के जुर्म की धारा में आरोपित कर जेल में डाल दिया जाता है। ऋचा अपने घर पहुंचती है, पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आती है, अपने मम्मी पापा की खूब सेवा करती है, जिससे वो बहुत जल्द अच्छे हो जाते हैं। अरविंद व उसके माता पिता को दहेज मांगने और सुरेखा की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। ऋचा आज़ाद हो जाती है और वह अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पर उसके कानों में आज भी सुरेखा की चीख सुनाई देती थी और वो तिलमिलाकर रह जाती थी। सोचती काश मेरे वो 15 दिन मेरी ज़िंदगी से डिलीट हो जाए तो मेरी सुरेखा मुझे वापस मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन आज भी दहेज के लोभी लोग अपनी बहुओं को जलाकर या फिर किसी और तरीके से दहेज ना मिलने के कारण मार डालते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सज़ा ही मिल जाए। दोस्तों, बेटी जैसी भी हो उसे इतने काबिल बनाओ कि किसी और का सहारा ही ना लेना पड़े। मत करो शादी, जिसे ज़रूरत होगी वो खुद झोली फैलाकर अपने बेटे के लिए बेटी का हाथ मांगेगा। और इतनी मजबूत बनाओ कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का करारा जवाब दे सके, कि अगला हिम्मत ही ना करे जुर्म करने का। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा रचित ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे इसी तरीके की बहुत सी कहानियाँ हैं जिसे आप देख सकते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।